In this question, in an AC circuit shown below, voltages VAB and VBC are 100 voltage. जब भी अल्टरनेटिंग करंट के क्वेश्चंस में कुछ इस तरह की वैल्यूज़ दी जाती हैं तो वो जो वैल्यूज़ होती हैं बाय डिफ़ॉल्ट हम उनको आरएमएस वैल्यूज़ लेके चलेंगे कि दिस आर दी आरएमएस वैल्यू। तो जो ए और बी पॉइंट्स हैं सर्किट के, तो इन ए और बी पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है ऑब्वियस है कि वो टाइम के साथ वेरी कर रहा होगा और उसके जो आरएमएस वैल्यू है दैट आरएमएस वैल्यू इज़ 100 वोल्ट। और बी और सी के बीच में सिर्फ एक इंडक्टर है तो उस पर भी जो आरएमएस वैल्यू है वो 100 वोल्ट ही है। इफ़ द लाइन करंट इज़ द मेन करंट इन द सर्किट, तो ये 5 एम्पेयर ऑब्वियस है कि टाइम के साथ वेरी कर रही है भी, तो दिस 5 एम्पेयर इज़ ऑल्सो द आरएमएस करंट फ्रॉम द वोल्टेज सोर्स। Then we are asked with some options in this question। तो पहले तो हमें ये कुछ देख लेते हैं, कुछ बेसिक कंसेप्ट्स जनरली क्या रिक्वायर्ड होते हैं इन एसी के क्वेश्चंस के अंदर। तो ये सही बेसिक कंसेप्ट्स सभी को एटलीस्ट इतना ज़रूर पता होना चाहिए इन सभी क्वेश्चंस में। तो मैंने कुछ एक यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट्स लिखे हुए हैं, जैसे अगर कोई रेजिस्टर होता है तो रेजिस्टर में जो वोल्टेज होता है उसके एंड्स के अक्रॉस और जो करंट उसमें से जा रहा होता है तो उसको मैंने IR बोला हुआ है, और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस ऑन द टर्मिनल्स ऑफ द रेजिस्टर इसको VR बोला हुआ है। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा और जो करंट होगा उनके बीच में देयर इज़ नो फेज डिफरेंस, और मैंने एक तरीके से फेजर्स यहाँ पे ड्रॉ किए हुए हैं। दोनों फेजर्स को मैंने सेम डायरेक्शन में दिखा रखा है। ये डायरेक्शन आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, लेकिन आप हमेशा एक सेम डायरेक्शन में दिखाओगे, जैसे आप इसको इस तरीके से भी दिखा सकते हो। तो जैसे भी दिखाना हो लेकिन उनकी डायरेक्शन एक ही होनी चाहिए। डायरेक्शन एक होना ये बताता है कि दे आर इन द सेम फेज। तो रेजिस्टर में जो करंट और वोल्टेज है उसमें से वो सेम फेज में होगा। लेकिन कैपेसिटर के केस में क्या हो जाता है कि कैपेसिटर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है और उसमें जो करंट फ्लो कर रहा है कैपेसिटर से होते हुए, तो दैट करंट इन द कैपेसिटर एंड वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर, इनमें फेज का डिफरेंस होगा और करंट विल लीड। करंट जो है वो 90 डिग्री अहेड होगा। जनरली एक ट्रेडिशन ये बना हुआ है कि हम एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को पॉजिटिव मान के चलते हैं। तो जो वोल्टेज आपने यहाँ पे दिखाया है वो उस वोल्टेज के कंपैरिजन में जब भी आप करंट दिखाओगे तो करंट को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आपको दिखाना पड़ेगा यहाँ पे। जनरली ये ट्रेडिशन है, इस ट्रेडिशन को मैं भी यहाँ पर फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। अगेन इस डायग्राम को भी आप कैसे भी बना सकते हो, लेकिन आप बस इसी का ख्याल रखो कि इनके बीच में जो एंगल है वो एंगल 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए और V के कंपैरिजन में जो I है 90 डिग्री अहेड होना चाहिए। कुछ इस तरीके का डायग्राम रहना चाहिए। इंडक्टर के केस में अगर हम बात करें तो इंडक्टर में जस्ट अपोजिट है। उसमें जो वोल्टेज है, वोल्टेज यहाँ पे 90 डिग्री अहेड है और करंट यहाँ पर लैग कर रहा है, पीछे है, तो वोल्टेज इज लीडिंग इन दिस केस। तो ये सारी चीज़ें हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। इसके बाद कुछ और पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे अगर मुझे कभी पावर कंज्यूम्ड या पावर निकालनी हो यहाँ पे, तो पावर भी एवरेज पावर की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो एवरेज पावर इज़ गिवन एज VRMS IRMS cos phi। तो इनके मीनिंग्स क्या होते हैं? तो VRMS इज RMS वोल्टेज ऑफ सोर्स। तो सोर्स जो हमने यहाँ पे लगा रखा है उसका क्या RMS वोल्टेज है। IRMS जो हमने सोर्स यूज़ किया हुआ है, जो बैटरी है, उस बैटरी से जो करंट यहाँ पे सप्लाई किया जा रहा है उसकी RMS वैल्यू क्या है? फाई इज़ द फेज डिफरेंस बिटवीन द सोर्स वोल्टेज एंड द करंट। तो जो भी करंट बैटरी से गुजर रहा है या बैटरी सप्लाई कर रही है और बैटरी का जो भी वोल्टेज है, ऑब्वियस है कि ये सेम फेज़ में नहीं होते हैं जनरली, इनके बीच में कुछ ना कुछ फेज़ डिफरेंस होता है। तो जो फेज़ डिफरेंस है उसको फाई से यहाँ रिप्रेजेंट किया गया। और जो कॉस फाई का टर्म है, कॉस फाई इज़ कॉल्ड द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट। तो कॉस फाई का एक स्पेसिफिक नाम है, दिस इज़ नोन एज पावर फैक्टर। सम अदर पॉइंट्स रिलेटेड टू फेजर्स। तो फेजर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं जो जनरली SHM वगैरह में भी आ जाते हैं, SHM में आ जाते हैं, वेव्स में आ जाते हैं। तो ये सभी चीज़ें ऑलरेडी जो 11th का सिलेबस है वहीं से हमें पता होनी चाहिए डायरेक्टली। तो जो भी इस तरह की इक्वेशंस होती हैं, जैसे मान लीजिए ये मैं 2 इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूँ जिनको हम साइनसोइडल फंक्शंस बोलते हैं विद सेम फ्रीक्वेंसी। तो सेम फ्रीक्वेंसी के 2 फंक्शंस को आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो। एक फंक्शन जिसका एम्पलीट्यूड A1 है और उसका जो इनिशियल फेज़ या फेज़ कांस्टेंट φ1 है, इसी तरीके से दूसरे के लिए A2 एंड φ2 है। जब भी आप इस तरीके के 2 इक्वेशंस को ऐड करते हो या सब्ट्रैक्ट करते हो, व्हाटएवर इट इज़, तो इनका जो एडिशन वगैरह होता है उस एडिशन से यहाँ पर आपको इस तरीके का एक एक्सप्रेशन मिल जाता है। यानी इन 2 को आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हो एक सिंगल एक्सप्रेशन में। और इस सिंगल एक्सप्रेशन में हमारे पास में 2 अननोन क्वांटिटीज़ होती है, वन इज़ A एंड अदर इज़ φ। और उसके लिए आप यहाँ पर
एक फेजर डायग्राम या एक वेक्टर डायग्राम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं, जिसमें जो वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई जाती हैं, जब भी इस तरीके का वेक्टर एडिशन ये डायग्राम बनाया जाता है तो उसमें जो वैल्यूज़ आप दिखाते हो वो वैल्यूज़ आप हमेशा याद रखो कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ नहीं है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज़ तो कैसे आती हैं, आप a1 को मल्टीप्लाई करो साइन की उस पर्टिकुलर टाइम पे क्या वैल्यू है, क्योंकि टाइम पुट करेंगे तो साइन की वैल्यू आ जाएगी, उसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो दैट विल गिव द इंस्टेंटेनियस वैल्यू। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ होती है वो हमेशा मैक्सिमम या एम्पलीट्यूड वाली वैल्यूज़ होती हैं, या फिर आरएमएस वैल्यूज़ भी हो सकती हैं, क्योंकि मैक्सिमम या आरएमएस वैल्यू में √2 का ही डिफरेंस होता है जनरली, जो भी इस तरीके के साइनसोइडल फंक्शन होते हैं उनके लिए। तो यहाँ पे दिस वैल्यूज़ फॉर आवर केस दिस वैल्यूज़ कैन बी मैक्सिमम वैल्यूज़ और दिस वैल्यूज़ कैन बी आरएमएस वैल्यूज़। तो a1 और a2 इनको मैंने दो वेक्टर की तरह प्लॉट कर लिया है, लेकिन इनके बीच में कुछ एंगल दिखाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो एंगल आ रहा है वो ओमेगा टी प्लस ∅1 है, इसके लिए जो एंगल आ रहा है वो ओमेगा टी प्लस ∅2 है। तो इनके एंगल में या फेज एंगल में जो डिफरेंस है ∅2 माइनस ∅1, अज्यूमिंग कि ∅2 बड़ा है सपोज, तो ∅2 माइनस ∅1 इनके बीच में यहाँ पर एंगल हो गया। या आप एक रेफरेंस ले लो और रेफरेंस से यहाँ पर आप इनको प्लॉट कर सकते हो कि इस रेफरेंस से ∅1 एंगल पे आपने a1 को प्लॉट कर लिया, फिर ∅2 एंगल पे आपने a2 को प्लॉट कर लिया। जो रिजल्टेंट आ रहा है उसका फेज़ एंगल या फेज़ कांस्टेंट ∅ है, तो वो रेफरेंस से ∅ एंगल यहाँ बना रहा होगा यहाँ पर ये। तो सिंपल ज्योमेट्री वेक्टर के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं उनको यूज़ करके आप यहाँ पे एम्पलीट्यूड निकाल सकते हो, और इस वेक्टर डायग्राम का यूज़ करके आप अल्टीमेटली ∅ भी कैलकुलेट कर सकते हो कि ये ∅ अल्टीमेटली कितना होना चाहिए। तो इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करने में हमें फेजर्स बहुत अच्छे तरीके से आने चाहिए, फेजर्स का यूज़ करना आना चाहिए, उसकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो आप हमेशा ध्यान रखो कि फेजर्स का मतलब है कि आप कुछ साइनसोइडल फंक्शंस जिनकी फ्रिक्वेंसी सेम है उनको ऐड कर रहे हो, और वो दो फंक्शन हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं। अगर दो होते हैं तो सिंपली पैरेललोग्राम बना करके जिससे हम दिखा देते हैं, अगर दो से ज़्यादा हैं तो हमें कंपोनेंट्स वगैरह करके रिजल्टेंट निकालना पड़ सकता है। तो लेट अस मूव फर्दर। तो जो ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में जो डेटा दिया हुआ है उस डेटा को एक बार वापस से यहाँ पर देख लेते हैं। तो डेटा सिर्फ यहाँ पर इतना ही दिया हुआ है कि जो VAB है और जो VBC है ये 100 है, यानी कि दोनों पे जो RMS वोल्टेज है A और B के बीच में और B और C के बीच में वो 100 है यहाँ पर इसमें। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ पर ये है कि जो सोर्स वोल्टेज यहाँ पर है उस सोर्स वोल्टेज में भी यहाँ पर 100 वोल्ट ही है। सोर्स वोल्टेज के जो RMS वैल्यू है वो भी 100 वोल्ट के बराबर है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट रिगार्डिंग द ज्योमेट्री और वेक्टर डायग्राम फॉर दिस क्वेश्चन। तो एट एनी टाइम आप यहाँ पर हमेशा ये इक्वेशन तो लिख ही सकते हो कि जो वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सोर्स है दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू VAB प्लस VBC, या वोल्टेज प्रोवाइडेड बाय सोर्स है उसको आप VAC भी लिख सकते हो कि अल्टीमेटली यहाँ पर ये क्या है, ये दो टर्मिनल्स हैं, इन दो टर्मिनल पे यहाँ पर ये जो बैटरी या जो अल्टरनेटिंग सोर्स है वो कनेक्टेड है। तो दिस इक्वेशन इज ऑलवेज वैलिड, VAB प्लस VBC इज इक्वल टू VAC। लेकिन ये सिंपल एडिशन नहीं है, ये जो भी VAB होगा ये कोई ना कोई साइनसोइडल फंक्शन होगा, सम मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी प्लस ∅ टाइप का। VBC भी यहाँ पर उसी तरीके का होगा, दोनों में फेज कांस्टेंट अलग अलग हो सकते हैं यहाँ पर इसमें। तो एक तरीके से आप इसको एक वेक्टर इक्वेशन मान के चलो कि सम एक VAB जिसका कुछ यहाँ पे RMS वैल्यू है या मैक्सिमम वैल्यू है, तो ये एज ए वेक्टर है, इस वेक्टर को आप इस वेक्टर में ऐड कर रहे हो, उससे आपको ये वाला वेक्टर यहाँ पर मिल रहा है। और इसमें सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये दिख रही है इस क्वेश्चन में कि ये जो तीनों वेक्टर्स हैं इन तीनों वेक्टर्स की वैल्यू यहाँ पर सेम आ रही है, यानी VAB 100 है, VBC 100 है, VAC 100 है। और वेक्टर की नॉलेज से हम ये बोल सकते हैं कि दो वेक्टर्स जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल हो, जैसे इन दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है, और इनको जब हम ऐड कर रहे हैं तब भी वही रिजल्ट मिल रहा है यहाँ पर, यानी वही मैग्नीट्यूड मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि VAB और VBC में एंगल 120 डिग्री होना चाहिए। तो दो सेम मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स के बीच में अगर एंगल 120 डिग्री होता है तो उनसे जो रिजल्ट आता है वो रिजल्ट भी उतने ही मैग्नीट्यूड का होता है। या फिर अगर आप इसमें ट्राइंगल लो को देखो तो ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म कर रहे होंगे, जो तीनों वेक्टर्स हैं ये तीनों वेक्टर्स यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल फॉर्म करने चाहिए। तो उसको मैं एक बार यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ जिससे और क्लैरिटी यहाँ पर आ जाएगी, और फिर हम फेजर डायग्राम भी इसमें ड्रॉ कर पाएंगे। तो फेजर डायग्राम ड्रॉ करने के डायरेक्शन में यहाँ पर आगे बढ़ते हुए, तो सपोज दिस इज़ VAB, जो RC कॉम्बिनेशन है उसके अक्रॉस यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस, और VBC आप कुछ इस तरीके से इसको ले सकते हो, दिस इज़ और VBC विच इज़
एक तरीके से VL के बराबर है, जो इंडक्टर है उसमें, और VAB को यहाँ पर आप VRC लिख सकते हो, RC कॉम्बिनेशन जो है उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस। VAB और VBC का जो रिजल्टेंट है वो रिजल्टेंट यहाँ पे VAC या V सोर्स के बराबर है, तो दिस इज इक्वल टू VAC कह लीजिए या फिर V सोर्स कह लीजिए। सोर्स का एक तरीके से ये डायरेक्शन हो गया, इसका फेज का ये डायरेक्शन हो गया, और ये तीनों वेक्टर मिल करके यहाँ पर एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना रहे होंगे। तो दिस 3 वेक्टर्स आर मीटिंग एंड फॉर्मिंग इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल यहाँ पर फॉर्म हो रहा है। तो जहाँ तक वोल्टेज की बात है, वोल्टेज का हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया इसमें। अब करंट की बात करते हैं यहाँ पे कि करंट यहाँ पे किस तरीके से फ्लो हो रहा है। तो आप यहाँ पर अगर देखो इसमें, तो जो VAB है वही एक तरीके से VRB होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस पे वही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा, वही VCB होगा यहाँ पर इसमें। और अगर आप यहाँ पे करंट को डिवाइड करो, जो करंट यहाँ पे जा रहा है इसमें, उस करंट को अगर यहाँ पे 2 पार्ट में आप डिवाइड कर लो, तो ये तो हो गया टोटल करंट, उसका कुछ हिस्सा यहाँ पर इसमें जा रहा होगा IR और कुछ हिस्सा यहाँ पर इसमें जा रहा होगा IC। तो आप किसी भी मोमेंट पे ये इक्वेशन तो लिख सकते हो कि I इज इक्वल टू IR प्लस IC। जो करंट है वो कम्प्लीटली इंडक्टर में जा रहा है, इंडक्टर में कम्प्लीटली वही करंट I यहाँ पे जा रहा है, लेकिन रेजिस्टेंस और कैपेसिटर में तो यहाँ पर इस तरीके से जा रहा है। अब हमने पहले देखा हुआ है कि किसी भी रेजिस्टेंस में जो करंट होता है और उस पर जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो सेम फेज़ में होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर, अब मैं करंट की अगर यहाँ पे बात करूँ फेज़र डायग्राम के अंदर, तो IR यहाँ पर इस डायरेक्शन में हो जाएगा, जो कि VAB या VR या VC, आप कुछ भी कह लो इसको, आप VR कह लो, VC, तो IR तो इसी डायरेक्शन में हो गया। अब IC की बारी आती है, तो IC यहाँ पर क्या होता है कि जो भी वोल्टेज होता है कैपेसिटर में, IC हमेशा उससे 90 डिग्री आगे रहता है। तो IC इज़ 90 डिग्री अहेड, IC 90 डिग्री आगे हो गया। तो IC को जो आप बनाओगे तो IC कुछ इस तरीके से यहाँ पर बनेगा। और आप यहाँ पर अब इस इक्वेशन को देखो, तो IC और IR का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करेगा, I। तो IC और IR का जो रिजल्टेंट है वो I यहाँ पर होना चाहिए, और I एक तरीके से बैटरी से निकलने वाला करंट है और वही करंट इंडक्टर में भी जा रहा है। तो I और VL भी आपस में यहाँ पर कुछ ना कुछ इनमें फेज डिफरेंस होगा। तो इंडक्टर में जाने वाला करंट और इंडक्टर पे जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसमें 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। और उसमें होता है यहाँ पर ये है कि जो इंडक्टर का पोटेंशियल डिफरेंस है वो आगे होता है, तो VL यहाँ पर फॉरवर्ड होता है, आगे रहता है, लीड करता है। इसका मतलब करंट पीछे होता है। तो जो आप यहाँ पर I को दिखाओगे, तो I को यहाँ पर आप VL से 90 डिग्री पे दिखाओ और 90 डिग्री पीछे दिखाओ, ठीक है। तो 90 डिग्री उसको मैं यहाँ पर पीछे की तरफ दिखाने जा रहा हूँ, और इस डायग्राम में IC और जो यहाँ पर IR है उसका रिजल्टेंट तो ये कुछ ऐसे होना चाहिए, IC और IR का रिजल्टेंट कुछ ऐसे जाना चाहिए, और ये इस तरीके से जा रहा होगा कि यहाँ पर 90 डिग्री पे इसको कट कर रहा होगा। तो लेट अस ड्रॉ दिस डायग्राम। तो इट इज़ गोइंग समथिंग लाइक दिस। मैंने कोई स्केल से ड्रॉ नहीं किया यहाँ पर इसको, तो जो वेक्टर की लेंथ में ड्रॉ कर रहा हूँ वो अप टू स्केल यहाँ पर नहीं है, स्केल के अकॉर्डिंग नहीं है। जस्ट इनसे हम डायरेक्शन का आइडिया यहाँ पे ले लेंगे। तो दिस इज़ 90 डिग्री, और मैंने इसको पीछे की तरफ क्लॉकवाइज में यहाँ पे ड्रॉ कर रखा है, ये भी देख सकते हैं। तो ब्लैक से मैंने वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट कर रखा है और रेड से मैंने यहाँ पे करंट्स को रिप्रेजेंट कर रखा है इसमें। बाकी आप यहाँ पे कुछ और ज्योमेट्रीज भी फटाफट देख सकते हैं, जैसे ये जो टोटल एंगल है, दिस टोटल एंगल इज़ ऑब्वियसली 60 डिग्री। और क्योंकि यहाँ पर ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल था, और इक्विलेटरल ट्राइंगल अगर इस तरीके का होता है और उसमें अगर आप यहाँ से कुछ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर पाते हो, तो ऑब्वियस है कि ये और ये एंगल बराबर बराबर हो जाएंगे, 30-30 हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर इसको भी दिखा सकते हो कि दिस एंगल इज़ 30 एंड दिस एंगल इज़ ऑल्सो 30। तो ये भी ज्योमेट्री इसके अंदर काफ़ी हद तक क्लियर हो पा रही है इस क्वेश्चन के अंदर। अब जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उस पर आते हैं। तो हमने एक तरीके से फेज़र में सब कुछ यहाँ दिखा दिया है कि जो भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स का करंट, तो सभी का करंट हमने यहाँ पर दिखा दिया, IR दिखा दिया है, IC दिखा दिया है, जो I है वही एक तरीके से IL के बराबर भी है। तो तीनों का करंट दिखा दिया, तीनों के करंट का फेज़र यहाँ बना दिया इसी में। उसके बाद में जो डिफरेंट वोल्टेजेस हैं उन वोल्टेजेस का फेज़र भी यहाँ पर इसमें दिखा दिया। अब इसके बाद में जो डिफरेंट पार्ट्स इस क्वेश्चन में दिए गए हैं उसकी कैलकुलेशन पे आते हैं यहाँ पर इसमें। एक तो यहाँ पर ये दिया हुआ है कि इंडक्टेंस L की क्या वैल्यू होगी, तो उसको हम यहाँ पर पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इंडक्टेंस L की क्या वैल्यू होगी, उसके लिए हमें RMS वोल्टेज की वैल्यूज़ यहाँ पर दी गई है। तो जो VL हमें यहाँ पर दिया गया, VL इज़ गिवन एज 100 वोल्ट
और वी एल को आप यहाँ पर एक्सएल इंटू ओमेगा, सॉरी V इज इक्वल टू आई आर का आप यूज़ कर सकते हो। तो I यहाँ पे आर एम एस वैल्यूज़ होगी, और जो इंडक्टर उसमें तो पूरा ही करंट जा रहा है, I इंटू एक्सएल होगा। ये एक्सएल को आप L इंटू ओमेगा लिख सकते हो, और ओमेगा की वैल्यू को पता है क्योंकि ये 50 हर्ट्ज आपको पता है यहाँ पर ये फ्रिक्वेंसी। तो एक्सएल आप यहाँ से कैलकुलेट कर लो, तो एक्सएल की वैल्यू होगी 100 और I की वैल्यू हमें जो आर एम एस है वो दिया गया 5, तो एक्सएल इज़ 20 ओम और एक्सएल इज इक्वल टू ओमेगा इंटू एल, तो L इज इक्वल टू 20 बाई ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू तो इसमें ध्यान रखना होगा 2 पाई एफ करना पड़ेगा इसको, तो 2 पाई इंटू 50। यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करते हो तो ये जो वैल्यू आती है वो अप्रॉक्सीमेटली 63.7 मिली हेनरी के आसपास आती है, लेकिन जो क्वेश्चन में ऑप्शन दिया गया है वो है 50 मिली हेनरी, तो इट इज़ 63.7। तो दैट मीन्स ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा, सी ऑप्शन। फिर उसके बाद में और भी डिफरेंट पार्ट्स यहाँ पर इसमें कैलकुलेट करने हैं। तो एक हमें कैलकुलेट करना है कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस यहाँ पे कितना है, व्हाट इज़ द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि एक्सी की वैल्यू हमें यहाँ कैलकुलेट करनी है। तो एक्सी की वैल्यू आप किस तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, तो आपको वीसी तो पता ही है कि 100 है यहाँ पे, तो वीसी इज इक्वल टू आई इंटू एक्सी, और ये आई यहाँ पे पूरा आई नहीं होगा, जो कैपेसिटर में जो करंट जा रहा है वो करंट आपको चाहिए होगा यहाँ पे एक तरीके से, वीसी इज इक्वल टू आई सी इंटू एक्सी। और आप ध्यान रखो कि जो भी इस तरीके के यहाँ पे रिलेशंस होते हैं, वी एल इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल, वी सी इज इक्वल टू आई सी एक्स, इस तरह के जो रिलेशंस होते हैं उसमें जो वोल्टेजेस यूज़ होते हैं, जो करंट्स यूज़ होते हैं, या तो आप मैक्सिमम बोल दो या फिर आरएमएस बोल दो, ठीक है। जनरली हमें आरएमएस ही बोल के चलना चाहिए। तो ये सब आरएमएस या मैक्सिमम के लिए ही रिजल्ट वैलिड होते हैं, किसी इंस्टेंटेनियस के लिए रिजल्ट वैलिड नहीं होते हैं, इसका खासतौर पर ध्यान रखेंगे। तो नाउ वी हैव टू फाइंड दी एक्सी, और उसके लिए हमें आई सी पता होना चाहिए। और आई सी आप कहाँ से पता करोगे, तो आपके पास में यहाँ पर एक वेक्टर डायग्राम है करंट का, जिसमें ये वैल्यू जो है वो आई आर है, इधर यहाँ पर ये एक तरीके से 90 डिग्री पे आई सी है, और इनका रिजल्टेंट आपको पता है कि आई है। और ये जो एंगल बन रहा था यहाँ पर, दिस एंगल वाज 30 डिग्री, यू कैन सी इन दी मास्टर डायग्राम, और यहाँ पे 60 डिग्री। तो आई सी अगर आप कैलकुलेट करना चाहते हो तो ये हो जाएगा आई कॉस 60 इंटू एक्सी हो जाएगा फिर यहाँ से। एंड नाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्सी, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वी सी इज़ 100, आई इज़ 5 एंड कॉस 60 इज़ हाफ, तो 200 बाई 5 एंड दिस विल गिव 40। और यही ऑप्शन में भी गिवन है, इसका मतलब जो बी ऑप्शन है दैट बी ऑप्शन इज़ ट्रू। पावर की जहाँ तक बात है, तो पावर के लिए आप डायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि इस तरीके के सर्किट में जो एवरेज पावर होती है वो रेजिस्टेंस पे ही कंज्यूम होती है, तो आप रेजिस्टेंस में पावर निकाल लो, उससे आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर पावर का। तो बेसिकली जो पावर है वो एवरेज पावर ही होती है, तो एवरेज पावर, अगर मैं रेजिस्टेंस की बात करूँ तो वी आर आर एम एस वैल्यू इंटू आई आर, और इसके लिए कॉस वगैरह सब 1 हो जाता है, पता ही है यहाँ पे, तो वी आर आई आर कर लेंगे। तो वी आर इज़ 100, आर एम एस इज़ 100 एंड आई आर इज़, तो इसमें जो करंट जा रहा है वो कितना है यहाँ पे, तो अगेन उस वेक्टर डायग्राम का आप यहाँ पे यूज़ करो। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आई कॉस 30 करेंगे तो आई आर हो जाएगा, तो इट इज़ आई कॉस 30। तो दिस इज़ 100, आई इज़ 5 एंड दिस इज़ √3/2। अगर आप यहाँ सॉल्व करते हो तो इट इज़ अप्रोक्सीमेटली 433 वाट। आंसर जो गिवन है 430 है, तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली इट इज़ ट्रू। तो अगर ये अप्रोक्स लिखा होता तो फिर तो कम्प्लीटली ट्रू हो जाता, तो आई थिंक ये भी ट्रू होना चाहिए। द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट इज़, मैं यहाँ पे इसमें एक वर्ड ऐड कर देता हूँ, अबाउट। तो नाउ इट इज़ ऑल्सो ट्रू, इट इज़ अबाउट 433। इसको कैलकुलेट करने का एक तरीका यहाँ पर ये भी है, हम डायरेक्टली पूरे सर्किट के हिसाब से बात करें, जैसे मैंने जो फॉर्मूला पहले लिखा था उससे पूरे सर्किट के हिसाब से एक साथ बात की गई थी। तो अगर मैं उस हिसाब से यहाँ पे बात करूँ तो पूरे सर्किट का जो वी आर एम एस है वो, तो वी आर एम एस पूरे सर्किट के लिए, फिर आई आर एम एस पूरे सर्किट के लिए इंटू कॉस 5। अब यहाँ पर जो 5 है हमारे सर्किट में वो है कितना यहाँ पर, व्हाट इज़ 5 फॉर आवर सर्किट। तो उसके लिए वापस से हमें इस फेज़र डायग्राम में चलना पड़ेगा। तो आप ये देखो कि ये जो है ये बैटरी से निकलने वाला करंट है, उसका डायरेक्शन है, उसका फेज़र है यहाँ पर ये। और जो सोर्स वोल्टेज है वो सोर्स वोल्टेज यहाँ पर ये VAC है, तो VAC इज सोर्स। तो सोर्स वोल्टेज और सोर्स करंट, व्हाट इज़ द एंगल बिटवीन देम इज़ 30 डिग्री। तो 30 डिग्री इस क्वेश्चन में यहाँ पर 30 डिग्री इज़ द 5
और cos 30 डिग्री इज cos 5, दैट इज़ पावर फैक्टर। तो VRMS पूरे के लिए 100 है, IRMS पूरे के लिए 5 है, और cos 5 विल बी cos 30 विच इज़ √3/2। आप ऊपर से देख सकते हो वही कैलकुलेशन रिपीट हो रही है। तो दैट इज़ 433 वाट, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 430। इसके अलावा एक और पार्ट यहाँ पर बोला गया है, दैट पार्ट इज़ द करंट इन C, दैट इज कैपेसिटर इज लीडिंग द वोल्टेज VBC बाय 30 डिग्री। तो करंट यहाँ पर जो होगा, तो करंट का आप देखो, करंट का जो फेज़र है वो फेज़र तो यहाँ पर इस तरीके का, IC का फेज़र यहाँ पर ये डायरेक्शन है। तो वैसे भी यहीं से आपको दिख जाएगा कि जो IC है वो तो यहाँ पे लीड नहीं कर रहा है। IC जो है वो VBC के कंपैरिजन में लैग कर रहा है। तो IC यहाँ पर ये रहा और VBC यहाँ पर ये रहा। तो VBC एंटी क्लॉकवाइज सेंस में यहाँ पर VBC है, तो VBC यहाँ पर लीड कर रहा है। तो जो लैंग्वेज में लिखा गया उसमें करंट लीड करना बताया गया, लेकिन करंट यहाँ पर लीड नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो VBC है वो लीड कर रहा है। अगर कितने से लीड कर रहा है वो अगर देखा जाए तो आप देख सकते हो कि ये जो टोटल एंगल है, दिस टोटल एंगल इज़ 120 डिग्री एंड दिस एंगल विल बी 30। तो अपोजिट है, बल्कि जो करंट है C में वो लैग कर रहा है बाय VBC 30 डिग्री। तो जो लास्ट ऑप्शन है वो यहाँ पर मैग्नीट्यूड वाइज तो ठीक है, लेकिन जो लीडिंग लैगिंग लिखा गया उसके हिसाब से यहाँ पर ये गलत लगता है ये ऑप्शन। अब चाहो तो आप इस क्वेश्चन में टाइम के फंक्शन में भी सारी चीज़ें कैलकुलेट कर सकते हो। अगर मान लीजिए कि अगर आपको इसके अंदर जो सोर्स वोल्टेज है, अगर इसकी कुछ इक्वेशन दे दी जाए, सम V0 sin ओमेगा t टाइप की इक्वेशन अगर दे दी जाए, तो आप इसका यूज़ करके बाकी भी कैलकुलेट कर सकते हो। V0 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, V0 इज़ 100√2। तो V0 विल बी 100√2। अगर हम यूज़ करना चाहते हैं तो इसको 100√2 लिखना पड़ेगा, क्योंकि RMS वैल्यू को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरीके के साइनसोइडल फंक्शन के लिए हमें √2 से मल्टीप्लाई करके मैक्सिमम निकाल लेना होता है। तो मैं ज़रा डिफरेंट यहाँ पर जो भी यहाँ पर ये पैरामीटर्स हैं उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे उसको एक बार मैं फटाफट यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो सोर्स है वो सोर्स ओमेगा टी के अलोंग है, दिस इज सोर्स एंड दिस इज अलोंग ओमेगा टी। बस आप यहाँ से एंगल रीड करते चले जाओ कि कौन किधर कैसे होना चाहिए। सपोज़ अगर मुझे IC लिखना है, आई हैव टू राइट IC, तो IC अगर मेरे को लिखना है तो IC इज़ लीडिंग विद रिस्पेक्ट टू दी VAC। तो IC की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो आप यहाँ पर रख दोगे IC0। IC की हमारे पास RMS वैल्यू तो है ही, IC0 मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और उसके बाद में हमने साइन ओमेगा टी ये फंक्शन लिया हुआ है सोर्स के लिए। यहाँ पे आने के बाद में हम देखेंगे हमें प्लस माइनस क्या करना है इसमें। तो दिस एंगल इज 60, ऑब्वियसली कि यहाँ पे एंगल 30 डिग्री हो जाएगा, तो वी हैव टू राइट प्लस π/6। तो दिस इज IC एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। और कुछ अगर कैलकुलेट करना है, लेट्स से सपोज अगर मेरे को I कैलकुलेट करना है, तो I की मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन ओमेगा टी, और सोर्स से आप देख लो कि 30 डिग्री पीछे चल रहा है, यहाँ पर ये डायग्राम में दिख रहा है यहाँ पर ये। और भी जो भी यहाँ पर ऑप्शंस हैं उन ऑप्शंस को आप यहाँ पर देख सकते हो। डिफरेंट वोल्टेजेस आप यहाँ पर पता कर सकते हो कि डिफरेंट वोल्टेजेस यहाँ पर क्या होंगे। सपोज़ अगर मेरे को यहाँ पर VC लिखना है तो VC या VR सब एक ही होगा। तो दिस इज़ VC और VR0 मैक्सिमम वैल्यू इनटू साइन। अब आप यहाँ पर देख लो कि सोर्स के कंपैरिजन में क्या हो रहा है इसका। तो सोर्स के कंपैरिजन में दिस इज 60 डिग्री बिहाइंड, तो 60 डिग्री इज π/3। तो इस तरीके से सारे ऑप्शंस और ये सब चीज़ें इसमें कैलकुलेट किया सकती हैं।